हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूथ बुक का आज एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले प्लेटफॉर्म बोर्ड का ट्रांसफॉर्मर में टोटल 129 क्वेश्चन था और उसका पूरा डिस्कशन हो चुका है। तो अगर आप लोग इससे पहले प्लेटफॉर्म बुक का डिस्कशन देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उम्मीद करते हैं कि 2.5 घंटे का वो जो टोटल जो 129 क्वेश्चन है, टोटल 2.5 घंटे का वीडियो है। मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन पर भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल सकता है। तो आई बटन और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। 2.5 घंटे में 129 MCQ डिस्कस किया गया है और वो सारा जो डिस्कशन है काफ़ी डिटेल में है। तो उम्मीद है कि एक बार उसे देख लेने के बाद आपको इस बुक में, जो कि यूथ बुक का है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ना के बराबर या फिर काफ़ी कम मिले। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार उस बुक को कवर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से, और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूथ बुक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड कोरों का प्रयोग निम्नलिखित को घटाने के लिए किया जाता है। जो हम लोग विद्युत मशीन यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर है तो हम लोग ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कोर बना होता है ये कुछ इस टाइप से बना होता है। यहाँ पर बहुत सारा पतला पतला लेमिनेशन होता है। ठीक है, और ए लेमिनेशन का पिक्चर ऑलरेडी हमने दिखाया था जो प्लेटफॉर्म बुक का डिस्कशन करते वक्त। तो ये पतला पतला प्लेट टाइप का बना होता है। ये प्लेट जो होता है इंसुलेटर के जरिए एक दूसरे से चिपकाया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो प्लेट है या जो इंसुलेट इस टाइप का जो लेमिनेटेड कोर है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कॉपर हानि से बचाने के लिए, भंवर हानि से बचाने के लिए, सैथिल हानि, या फिर इनमें से सभी। तो कॉपर लॉस की तो यहाँ पर कोई बात आ नहीं रही है। कॉपर लॉस जो होता है I²R होता है, तो इसका तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कोर से इसको कोई लेना देना है नहीं। अब रहा बात ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस का। तो जो ईडी करंट लॉस होता है, ठीक है, इसको हम HE नाम दे देते हैं। तो ईडी करंट लॉस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है B² इंटू T² इंटू F। तो यहाँ पर हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो हमारा ईडी करंट है, T जो है ये थिकनेस होता है लेमिनेशन का। ठीक है, T पर, इस लेमिनेशन के थिकनेस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, और इस वाइंडिंग की वजह से यहाँ पर जब इसमें करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो करता है। अगर यहाँ पर हम लोग पतला पतला प्लेट और उसके बीच में इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारा करंट इसके बीच, छोटा छोटा सा बहुत सारा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और इस करंट की वजह से यहाँ पर I² लॉस होगा। इसका कुछ न कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस भी होगा, तो I² इस टाइप से लॉस होगा और ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो ये जो करंट है इसी को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। एक करंट इस प्लेट में फ्लो ना करे, इसके लिए हम लोग इसको पतला पतला प्लेट बनाते हैं और बीच में इंसुलेटर दे करके चिपका देते हैं। तब इन लोग को उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर फार्मूला से भी हम लोग देखें तो यहाँ पर जो T² है, ईडी करंट लॉस जो होता है T² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईडी करंट लॉस होगा। तो हम लोग ईडी करंट से बचाने के लिए ही यहाँ पर हम लोग लेमिनेशन करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी बता चुका है, प्लेटफॉर्म के किताब बुक में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। फार्मूला में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है, पर इसको जब हम लोग ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस फार्मूला को, तो ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाता है। तो इसको फिर से एक बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिंक एक बार देख लीजिए नीचे का। तो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि हमारा जो हिस्टेरेसिस ईडी करंट लॉस होगा और पहला तो थिकनेस पर डिपेंड करेगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है B के पावर 1.6। ठीक है, यहाँ पर B मैक्सिमम लेते हैं इंटू F इंटू V। ठीक है, यहाँ पर साथ में भी यहाँ पर भी होता है। ठीक है, दोनों का दोनों जो होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थिकनेस से और लेमिनेशन से कोई मतलब है नहीं, तो हिस्टेरेसिस लॉस यहाँ पर होने वाला नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी होगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है VFL माइनस VNL, फुल लोड माइनस नो लोड डिवाइडेड बाई FL। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा और ड्राइव करके लिखे तो यहाँ पर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, IR cos phi
प्लस आई माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आई एक्स साइन फाई, ठीक है, आई आर कॉस फाई माइनस आई एक्स साइन फाई डिवाइडेड बाई भी। और आई आर बाई भी को हम लोग परसेंटेज रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर पर यूनिट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पर यूनिट रेजिस्टेंस कॉस फाई माइनस पर यूनिट रिएक्टेंस, ठीक है, पर यूनिट रिएक्टेंस साइन फाई डिवाइड, बस इतना ही। तो हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर है जिस फॉर्म में भी है हम लोग उस फॉर्म में यहाँ पर खोज लेते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीका आ रहा है फॉर्मूला को लिखने का, 2 और ए हो गया 3। पर यूनिट रेजिस्टेंस इंटू कॉस फाई माइनस पर यूनिट रिएक्टेंस इंटू साइन फाई। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भी एच माइनस ए वाला जो फार्मूला है ऑप्शन में अवेलेबल है, भी इंटू फुल लोड। भी यहाँ पर नो लोड होगा, ठीक है, नो लोड हम लोग का ज़्यादा होता है तो भी नो लोड माइनस भी फुल लोड, तो भी नो लोड माइनस भी फुल लोड बटा भी फुल लोड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जनरली फेराइट का बना होता है, इसके अलावा सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज कर लेते हैं। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट के साथ साथ एयर कोर यूज होता है। अगर कहीं पर क्वेश्चन रहे कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करेंगे और वहाँ पर साथ में एयर कोर ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो हम लोग सही ऑप्शन एयर कोर ही मार्क करेंगे। और उसके बाद जो फेराइट होता है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। उसके अलावा हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज कर सकते हैं। तो इन जो भी मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा हाई परमेबिलिटी भी होता है, इसका परमेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील दिया हुआ है। तो हॉट रोल्ड तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो मटेरियल याद रखना है, पहला हो गया कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, दूसरा हो गया फेराइट, तीसरा हो गया सिलिकॉन स्टील, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसका परमेबिलिटी जो है वो हाई होना चाहिए, साथ में उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो करंट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने लगेगा, फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क नहीं करेगा, डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया गया है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल का कलर स्टार्टिंग में नीला होता है, ठीक है। जब ये नमी सोखता है तो सबसे पहले बैगनी में कन्वर्ट होता है और बैगनी से उसके बाद फिर गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सही ऑप्शन तो मिल जाएगा, यहाँ पर गुलाबी दिया है तो गुलाबी ही हम लोग को सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको फिर से हम लोग को कन्वर्ट करना है, फिर से हम लोग चाहते हैं कि सिलिका जेल को दोबारा यूज करें, तो दोबारा यूज करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा। और हीट कितना करना पड़ेगा, कम से कम 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद इसके अंदर से जो भी नमी है वो बाहर चला जाएगा और हमारा जो मटेरियल है फिर से नीला हो जाएगा और फिर से सिलिका जेल को हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को अगर हम लोग बात करें करंट ट्रांसफार्मर का, तो प्राइमरी करंट कुछ इस टाइप से फ्लो करता है और ये जो करंट होता है इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब इस करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सीटी बनाते हैं, सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसका ये जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी की तरफ बिहेव करता है। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होता है वो कम फ्लो करता है और इस कम करंट को हम लोग किसी भी आमीटर से, लो रेटिंग आमीटर से आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो सीटी का मेनली काम क्या होता है, करंट को कम कर देना। ये जो होगा ये हाई करंट होगा और ये जो होगा इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो लो करंट फ्लो करेगा और इस लो करंट को हम लोग किसी भी लो रेटिंग के आमीटर से मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद हम लोग उसी रेशियो में बता सकते हैं कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर करंट लो है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा हाई। यहाँ पर सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा, नंबर ऑफ टर्न भी सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। अब इतना हाई वोल्टेज को यूज कर पाना, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ये हाई वोल्टेज
जो इंसुलेशन है, एयर का इंसुलेशन है, उसको ब्रेक कर सकता है, और साथ में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कभी ओपन नहीं छोड़ते हैं, इसको हमेशा लोड के जरिए क्लोज करके रखते हैं। अगर क्लोज करेंगे तो एक हाई वोल्टेज जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाएगा जितना कि ओपन सर्किट रहने पर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग खुला नहीं रख सकते हैं। इसका सही आंसर ये होगा, खुला नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। अब इसमें बोल रहा है कि फेरों की संख्या किस में कम होती है या ज़्यादा होती है, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में। तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा एक्चुअल वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, और हाई वोल्टेज को हम लोग डायरेक्टली वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उतना हाई रेटिंग का वोल्ट मीटर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ये हाई वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, यहाँ पर हाई नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर हमारा जो N1 होता है इसमें टर्न की संख्या ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न रखते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग आसानी से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न किस में होगा ज़्यादा, वो प्राइमरी में होगा। क्योंकि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसका मकसद ही होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और लो वोल्टेज में तभी कन्वर्ट होगा जब सेकेंडरी में हम लोग नंबर ऑफ टर्न कम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्राइमरी में फेरों की संख्या अधिक होती है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पावर ट्रांसफार्मर की लौह कोर में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। आयरन कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि आयरन कोर जो होता है पावर ट्रांसफार्मर का वो लेमिनेटेड क्यों किया हुआ रहता है। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ऊपर हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। मैं बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म में भी था, वहाँ पर हम सारा कुछ काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है 2.5 घंटा का, जिसमें 129 MCQ हमने कवर किया है, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म बुक का पूरा सीरीज भी है, आप सीरीज भी चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, PVR हमने बताया था। PVR इसका क्या मतलब होता है, फेज वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज रेशियो जो है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फेज सीक्वेंस, सॉरी P का मतलब हो जाएगा फेज सीक्वेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ये बता रहा है कि वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, और ये बता रहा है पर यूनिट रेजिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस, वोल्टेज रेशियो, पर यूनिट रेजिस्टेंस और साथ में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फेज सीक्वेंस दिया है, समान फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, समान वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये तीनों सही है। सेम केवीए रेटिंग ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, समान केवीए रेटिंग रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेम इम्पीडेंस अगर रहता पर यूनिट इम्पीडेंस तो वो फिर सही होता। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद है दी गई आकृति को पहचानिए। तो एक कैसा आकृति है, यहाँ पर वोल्टेज हो गया V1 और यहाँ पर हो गया V2। तो ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है और एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लगा होता है। तो यहाँ पर ए प्राइमरी की तरफ बिहेव करेगा और ये हम लोग चाहे तो सेकेंडरी की तरह यूज कर सकते हैं। V1 हो जाएगा, ए V2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ कितना होती है। तो हम लोग जानते हैं घर्षण हानियाँ तभी होगा जब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट होगा। तो ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है, वो पूरी तरह से स्थिर होता है। तो यहाँ पर घर्षण हानियाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी वजह से ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, 95 से 98.5% तक इसका एफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, क्योंकि इसमें घर्षण हानियाँ नहीं होती है, मोटर जनरेटर में होती है। उसके बाद है एक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो
ट्रांसफार्मर क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। तो ये बिल्कुल एसी डीसी ऐसा कोई कन्वर्टर ये नहीं है, कन्वर्जन का काम नहीं करता है। ये स्टेप अप और डाउन एसी विभव तथा धाराओं को करता है। ये हमारा सही है, वोल्टेज को अप डाउन करता है या फिर करंट को अप डाउन करता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और एसी के लिए ही यूज करते हैं, डीसी में हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग डीसी यूज नहीं कर सकते। हमने बताया था कि डीसी में प्लेटफॉर्म बुक में बताया था, अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसको जला देगा। यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है ई, वो इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि ई बराबर होता है -n/dt। और डीसी के लिए फ्लक्स चेंजिंग क्या होगा, जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होगा डीसी की वजह से वो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ तो वेरी कर नहीं रहा होगा, तो ई जीरो होगा। जब यहाँ पर ई जीरो होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे उस वोल्टेज की वजह से हैवी करंट फ्लो करेगा प्राइमरी में, ठीक है। और प्राइमरी में जब हैवी करंट फ्लो करेगा तो वो इस वाइंडिंग को जला देगा, ठीक है। तो डीसी हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते नहीं हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात, यहाँ पर वोल्टेज रेशियो दिया है V1/V2 = 2:1, ठीक है। और पावर P1 100 दिया हुआ है, तो P2 पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर पावर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं है। ट्रांसफार्मर में पावर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, एक पावर और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वाट का है, तो सेकेंडरी में भी 100 वाट ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, वर्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक समान रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विथ वर्निश आर नॉर्मली यूज इन ट्रांसफार्मर। लेमिनेटेड कोर हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन में 3 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। भावर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड, ठीक है, मतलब कि प्लेट होगा, प्लेट के नीचे इंसुलेशन लगा होगा, फिर इसके अंदर फिर दूसरा प्लेट होगा, इस तरह का कोर बना हुआ था, इसी को हम लोग लेमिनेटेड कोर बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है। बोल रहा है कि जो है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के आधार पर एक कार्य करती है और इसमें शक्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब पावर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और साथ में विभव के स्तर को कम या अधिक कर सकती है। वोल्टेज को हम लोग कम या ज़्यादा स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होगा, वो चीज़ ट्रांसफार्मर होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तारों के घुमाव की संख्या में वृद्धि से क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं V1/V2 = N1/N2 = I2/I1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन करंट कम होगा, इस तरह का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर है द्वितीय कुंडली के तारों की घुमाव की संख्या ज़्यादा है, तो N2 अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या होगा, V2 ज़्यादा होगा V1 से। अगर N2 > N1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का V2 > V1 होगा। और इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज द सेकेंडरी करंट। गलत, सेकेंडरी करंट को घटाया गया है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, मतलब कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट में इन्वर्स का रिलेशन है। डिक्रीज द सेकेंडरी करंट, ये सही हो जाएगा। सेकेंडरी करंट को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। वोल्टेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ रहा है, ठीक है, N2 ज़्यादा है तो I1 ज़्यादा होगा और I2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। प्राथमिक धारा में वृद्धि, एक गलत है। द्वितीयक धारा में कमी, अच्छा, प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी कि नहीं, ठीक है। N1/N2 = क्या हो जाता है, I2/I1, मतलब कि यहाँ पर संख्या में वृद्धि, द्वितीयक कुंडली में N2 की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो वोल्टेज N2 में बढ़ेगा, करंट घटेगा N2 में, I2 में करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो I1 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्राथमिक धारा में वृद्धि, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही आ रहा है, एक द्वितीयक धारा में कमी, और जब द्वितीयक धारा में कमी है तो ऑटोमेटिक प्राथमिक धारा में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्राथमिक धारा में वृद्धि हम लोग नहीं बोल सकते, प्राथमिक करंट बोल सकते हैं, ज़्यादा होगा, ठीक है। I1 > I2 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से
I2 का जो वैल्यू है वो घटेगा, लेकिन I1 जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन होगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।